प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्वस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को सादर नमन है, आप सभी लोगों का अभिवादन है। आप भी बड़ी निष्ठा के साथ समय के परिपालन करते हुए पहुंचते हैं। निश्चित रूप से मुझे भी उत्साह मिलता है, आपके बड़े विचार भी मिलते हैं और फिर चिंतन करने के लिए अवसर भी मिलता है। और न्याय दर्शन निश्चित रूप से हमारे फलवती कक्षा है न्याय दर्शन की, फल देने। आचार्य जी, जो मंत्र भी बोला है इसका बस ब्रीफ में थोड़ा सा इसका बता दो भाव। ठीक है। जो आज बोला है। अनुराधा जी हमारी बड़ी मेहनत करती है, इसलिए उनकी बात टालते नहीं है। आज हमने मंगलाचरण में पाठ किया, प्रजापते न त्वदेतानि एतानि विश्वा जातानि परिता बभूव। प्रजापते का मतलब है प्रजापति, संपूर्ण प्रजा प्राणी जितने हैं इनको प्रजा कहा गया है। तो सृष्टि के और हमारी धरती की सृष्टि के या सृष्टि में विद्यमान जितनी भी प्रजाति हैं, जितनी भी प्राणीमयी सृष्टि है, तो सबके पति है, पालक हैं आप, हे प्रजापति। न त्वत एतानि न त्वदेतानि, फिर अन्य त्वदेतान्यन्य जातानि परिता बभूव। एतानि यानी जो ये जो एतानि जातानि, ये जो सृष्टि में विद्यमान उत्पन्न हुए जो प्राणी दिखाई पड़ते हैं, एतानि। फिर अन्य त्वदेतान्यन्यो, और इसके अतिरिक्त जो अन्य प्राणी समुदाय जिस लोक में भी है, न त्वत् परि बभूव, तुझसे भिन्न दूसरा कोई इनको पराभव नहीं कर सकता। यानी आप पराभव से अभिप्राय है आप ही इन सब का व्यवस्थित रूप से संचालन करते हैं। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव एतानि विश्वा जातानि अन्यानि अपि तानि परिता बभूव। जो दृश्यमान है और जो नहीं है, किसी भी लोक में विद्यमान है, उन सबका पराभव तुझसे भिन्न दूसरा कोई नहीं कर सकता। यानी ऐसी कोई दूसरी शक्ति है नहीं, पराभव से अभिप्राय इनका पालन संरक्षण आदि, तो ये दूसरा कोई भी नहीं कर सकता, तुम ही एकमात्र शक्ति हो। और जत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, जिन जिन कामनाओं के वशवर्ती होकर हमने जुहुम तुम्हारी स्तुति की है, प्रार्थना की है या कर रहे हैं हम लोग, तो तन्नो अस्तु, उन कामनाओं की पूर्ति आप करें, जिससे वयम श्याम पतयोरयीणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। और द्विविध ऐश्वर्य हमें चाहिए, एक भौतिक ऐश्वर्य भी चाहिए, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी चाहिए। ये बड़ा प्यारा मंत्र है। अभी बहुत अच्छी व्याख्या आपने, थैंक यू, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, समझ में आ गया पूरा, थैंक यू। जब कभी संगठन बनाते हैं या बैठ करके मीटिंग करते हैं, जब गवर्निंग बड़ी होती है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, तो उसमें इसका पाठ करना चाहिए कि किसी कामना की पूर्ति के लिए हम ये संगठन कर रहे हैं, संघ बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसकी पूर्ति हो जाए। और हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ऐश्वर्य चाहिए, दोनों ही हमारे लिए उपयोगी है। इस तरह चलिए, धन्यवाद। तो न्याय दर्शन प्रगति पर है। न्याय दर्शन के जो काव्य श्रृंखला है उसे भी आप लोग सुन लिया करें। मैं भी कोशिश करता हूं कि अगले दिन वीडियो डालूं, मेरी व्यस्तता के कारण
कई बार भूल जाता हूँ, आज तो भूल गया, मुझे फिर स्मरण कराया गया, अभी लोड किया। आचार्य जी मैं तो जरूर सुनती हूँ, हाँ। क्योंकि ना मुझे आपका सुना हुआ फिर इनका सुना हुआ 2-3 बारी सुनती हूँ, तब मुझे जाके कुछ बात थोड़ी सी समझ आती है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी है ये चीज ना। बहुत बढ़िया। इंदिरा धन्यवाद जी, अनुराधा थैंक यू। जी। आप भी इंटरेस्ट लेती हैं, रुचि लेती हैं। और तीसरा हाँ, ये दर्शन हो मुझे गया वैसे जो आप समझ बहुत ज्यादा नहीं आता, मैं बता रही आपको हैं। सच बोलता हूँ। मुझे अभी इतनी नहीं नॉलेज दिमाग में, लेकिन फिर भी मैं सुनती, मुझे अच्छा बड़ा लगता है सुनने में। हाँ, नहीं, निश्चित पूरा रूप से प्रयत्न करती हैं समय मन से। बीतना तीनों चाहिए। दर्शन में आपने पूरा प्रयत्न किया है, आप हमेशा प्रेजेंट हुई हैं और पूरा प्रयत्न आपने किया है। बहुत अच्छा लगता है बड़ी मुझे, रुचि थैंक के यू। साथ भी आप पढ़ती हैं। चलिए, पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। इस द्वितीय अन्निक में हमने सबसे पहले सूक्त नंबर बता दीजिए ताकि मैं निकाल लूं, मैंने अभी ज्वाइन किया। कौन अभी सा? सूत्र नंबर जो है 9 है, 234 नंबर पृष्ठ है मेरी, कुछ बजा साहब कह रहे हैं। हाँ, 9 नंबर सूत्र है, 234 पृष्ठ है। और हाँ, न्याय दर्शन द्वितीय अध्याय द्वितीय अन्निक 9वां सूत्र है। और हाँ, पूर्व प्रकरण का स्मरण करते हैं। इससे पूर्व वजह साहब कुछ कहते थे या भूल गया? चले, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कहना चाहते थे। आपने शब्द यूज किया था एतानी, और उसके ओहो, साथ में प्रजापति न की बात चल रही थी। अपोजिट कुछ और एतानी तानी, एतानी, और दूसरा शब्द क्या था? तानी था ना। तानी। हाँ, विश्वाजातानि परिता बभूव, ता को तानी होना है। तो तानी हम लोग लोक में करते हैं, वेद में ता शब्द से भी तानी अर्थ ले लिया जाता है। तानी यहाँ स्पष्ट ही कहा है, तानी दूरस्थ जितने पिंड हैं, प्राणी मौजूद होंगे उनमें, तो उन सबका पराभव आप ही करते हो। यानी सब पे आपकी जीत है, सब पे आपका यश है, और सब पे आपका ही प्रभुत्व है। चलिए, अब देखते हैं इस न्याय दर्शन के द्वितीय अन्निक में द्वितीय अध्याय के प्रथम हमारी प्रतिज्ञा वाक्य पूर्व पक्षी का था। हमारे प्रतिज्ञा क्या थी कि जो 4 प्रमाण है हम उसको नहीं मानते हैं, और आपने 4 प्रमाणों का भले ही प्रतिपादन कर दिया हो, लेकिन अब कुछ नए विचार आते हैं, और नए ढंग से उन्होंने विचार रखे कि 4 प्रमाण आप तो मानते हैं, हम 4 और दिखाते हैं। ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, ये 4 प्रमाण हैं। उनके पृथक पृथक परिभाषा करके फिर द्वितीय सूत्र में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं नहीं, इन प्रमाणों का अंतर्भाव कार्य कारण के कारण, तीनों प्रमाणों का अंतर्भाव तो हम कर देते हैं अनुमान में, और जो ऐतिह्य प्रमाण है वो शब्द प्रमाण का एक अंग है। ऐतिह्य में क्या, जो उसको प्रस्तुत करने वाला लोक कल्याण उद्देश्य उसका होता है, इतिहास के विषय को प्रस्तुत करता है, और आप तो पुरुष का भी उद्देश्य लोक कल्याण है। तो इसलिए ऐतिह्य प्रमाण को हम अंतर्भाव करते हैं हमारे शब्द प्रमाण में, और कार्य कारण के संबंध से जुड़े होने के कारण संभव, अर्थापत्ति और अभाव, इन तीनों को हम अनुमान प्रमाण में रख लेते। तो अब फिर जो पिछली कक्षा थी, उस कक्षा में हमने थोड़ा और अधिक अध्ययन किया। तो उस अध्ययन में हमने क्या क्या पढ़ा कि नहीं, अर्थापत्ति जो है उसमें तीसरा भी अर्थ निकलता है, उसका समाधान आप बताओ। तो फिर उन्होंने उसका समाधान किया, जो तीसरा अर्थ निकलता है उसके कारण से अर्थापत्ति का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ है। तीसरा अर्थ कार्य कारण से भी युक्त है। अगर वृष्टि न होने से, बादल के न होने से वृष्टि नहीं होती है, इस अर्थापत्ति से हम लगाते थे कि जब वृष्टि होती है, बादल होते हैं तभी वृष्टि होती है, ये जो अर्थ लगाते थे। अगर तीसरा अर्थ आप लगाते हैं कि कभी कभी बादलों के होने से वृष्टि नहीं होती है, तो वहां भी कार्य कारण का संबंध है। उस कारणों को ढूंढना चाहिए, क्यों वृष्टि नहीं हो रही, बादल विद्यमान है। जब कार्य कारण संबंध का अस्तित्व बना रहेगा तो फिर वो प्रमाण बना ही रहेगा, और हमारे अनुमान प्रमाण का वो भेद है। तो अर्थापत्ति की इस तरह समाधान हो गया था अर्थापत्ति का। अब फिर उन्होंने अभाव प्रमाण पे थोड़ी सी टिप्पणी भी
कर दी थी। अभाव प्रमाण से जो दिखाई नहीं पड़ता उसको अभाव कहते हैं, और वो प्रमाण होता नहीं है, जो अस्तित्व में होता नहीं, वो कैसे प्रमेय को सिद्ध करेगा। तो फिर उन्होंने बढ़िया समाधान दिया था कि हजारों ऐसे प्रमेय है जिनकी सिद्धि अर्थापत्ति अभाव प्रमाण से होती है। और उन्होंने दिया था कि रंगीन वस्त्र और सफेद वस्त्र एक कमरे में रखे हैं और किसी को भेजा हमने सफेद वस्त्र ले आओ, तो जा करके उन्होंने सफेद वस्त्र ले आया, रंगीन वस्त्र को छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से सफेद वस्त्र में अभाव प्रमाण ही कार्य किया। उस अभाव प्रमाण सफेद वस्त्र में ऐसा काम किया कि सफेद वस्त्र रूपी प्रमेय की सिद्धि हो गई, क्योंकि जिनमें रंगीन की स्थितियां थी तो उन स्थितियों से अभाव प्रमाण सफेद वस्त्र को अलग कर दिया। तो लोक में ऐसे ही देखा जाता है, जहां भेद का निर्णय करना हो, एक से दूसरे में भिन्नता दिखानी हो, तो वहां अभाव प्रमाण को भी हमें मान्यता देनी चाहिए। तो इस तरह इन्होंने इसका समाधान किया। और 9वें सूत्र में आज कोई खास विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग को चकरा देने वाला विषय है, लेकिन ऐसा विषय होना चाहिए, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए, हल्के फुल्के अध्ययन से मजा नहीं है। चलिए आज की शीट निकालते हैं। हमारे धर्मा मैडम एक बार कह रही थी अभी बैठी कि तया कवितया किंबा तया वनितया किंबा, उससे क्या आनंद है, उस कविता से और उस सुंदरी महिला से क्या आनंद मिलता है। रस विश्रांत मात्रेण ययान मोहते मना, यानी उस कविता को पढ़ने के बाद अगर आनंद नहीं मिलता, उस महिला से बात करने के बाद उसकी लहजा और उसके जो शब्दावली सुन करके अगर व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, तो फिर सुंदरता इसमें क्या है। तो निश्चित रूप से अगर चर्चा हो और गंभीर चर्चा न हो तो फिर आनंद कहाँ है। अब देखिए, खामोखा यहाँ आपके दिमाग की कसरत होगा। 9 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। असति अर्थे ना भाव, असति अर्थे ना भाव। पूर्व प्रकरण इसलिए स्पष्ट किया कि क्योंकि उसी पे टिका हुआ है। एक व्यक्ति को हमने भेजा था सफेद वस्त्र ले आओ, लेकिन जब हम वहां भेजे थे क्या वाक्य प्रयोग किया था? सफेद वस्त्र ले आओ नहीं कहा था, हमने कहा था कि रंगीन वस्त्र मत लाना, ये शब्द का प्रयोग किया था। कपड़े ले आना लेकिन रंगीन वस्त्र वाले कपड़े नहीं लाना, इस तरह शब्दावली प्रयोग करके भेजा था। तो अब कहते हैं उसने तो सफेद वस्त्र ले आया क्योंकि उसमें रंगीनपन नहीं था, रंग बिरंगापन नहीं था। तो अब प्रश्न उठा असति अर्थे, उसने जो सफेद वस्त्र लाया तो असति अर्थे अर्थात सफेद वस्त्र में रंग रूप अर्थ के न रहने पर सफेद वस्त्र उसने लाया, क्योंकि उसमें रंग नहीं थे। रंग तो थे, सफेद तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कलर तो सब में होता ही है। दिन में, दिन का स्वभाव क्या है? सफेद है। तो सादा वस्त्र था, सादा कहते ही सफेद आप समझना, क्योंकि दिन ही शुक्ल के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए सफेद वस्त्र में असति अर्थे, क्या अर्थ नहीं था? रंग रूप अर्थ के न होने पर, यानी अर्थ तो गौण कथन है, सफेद वस्त्र में रंग नहीं था, न होने पर अभाव प्रमाण वहां लागू नहीं हो सकता। अब कहेंगे कि भैया आपकी तो मूछ नहीं है, अगर मूछ है तो मेरे रामू भैया के हैं, सामू काका के हैं, तो ये थोड़ी सामू काका के मूछ से आपका थोड़ी सम्मान हो जाएगा। भैया मूछ तो आपको रखनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपकी मूछ होनी चाहिए। तो इसी तरह ये कहते हैं कि भैया पास में जो वस्त्र पड़े हुए हैं रंगीन वस्त्र, उस रंगीन वस्त्र के कारण अभाव प्रमाण अगर सफेद वस्त्रों में आ जाए तो हम इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया सफेद वस्त्र में तो रंगीनपन नहीं था ना। जब सफेद वस्त्र में रंगीनपन नहीं था, अभाव अब किसको सिद्ध करता है? सफेद वस्त्र को सिद्ध करता है। जब अभाव सफेद वस्त्र को ही सिद्ध कर रहा है तो इसमें भी रंगीनपन के स्वरूप होने चाहिए। पहले रंगीनपन थे, अब रंगीनपन नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि हाँ निश्चित रूप से इसमें अभाव प्रमाण है। भैया इसमें तो शुरू से ही अभाव रंगीनपन था ही नहीं। बात को समझिए क्या कहते हैं, असति अर्थे न अभाव, अर्थ की संगति ही नहीं होती है, अर्थ होता ही नहीं है। अर्थ का मतलब रंग रूप अर्थ इसमें है ही नहीं, रंग की क्या है गंध तक इसमें है नहीं, रंगीन बनने के जो रंग बिरंगी गंध है नहीं। जब है नहीं तो बस न को हटा दीजिए, अभाव इति न, तो आप अभाव मानेंगे तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इति चेत, अगर ऐसा कहें आपके पास कोई युक्ति है तो कहते हैं इति चेत का मतलब अगर ऐसा कहें तो आपके पास कोई युक्ति है। तो इस तरह अगर पूर्व पक्षी विचार रखें तो क्या कहते हैं युक्ति, देखिए इसी सूत्र में दो पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी दोनों का कथन कर दिया गया। तो यानी स्वयं ही सूत्रकार अपने विचार रखते हैं। अगर इस तरह कोई अर्थ रखें तो क्या होते हैं, क्योंकि अन्य रंगीन वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्रों में रंग का अभाव तो हो जाएगा। कोई विशेष इसमें कथन नहीं है। एक कोई मित्र हमारे आ रहे हैं, अब देखते हैं। तो इसमें कहते हैं सूत्र देखिए, ना भाव इति चेन न अन्य लक्षणोपपत्ति, अन्य लक्षण से, अन्य लक्षण से यानी अन्य रंगीन वस्त्रों के लक्षण से उपपत्ति है, अभाव की उपपत्ति हो जाएगी, अभाव का ग्रहण हो जाएगा। यानी भले ही यहाँ न हो लेकिन जो अभाव का ग्रहण हो जाएगा वो अन्य रंगीन वस्त्रों की तुलना में अभाव का ग्रहण हो जाएगा। इस तरह इन्होंने कहा। एक बार फिर देखिए प्रश्न क्या था सूत्र में, प्रश्न यही था कि सफेद वस्त्र में रंग पहले लगाया गया था और उस रंग का अभाव हो गया, यानी रंगपन निकाल दिया गया। अब सफेद वस्त्र अपने सादे स्वरूप में आ गया। ऐसी स्थिति में अगर आप कहते कि रंग वाले कपड़े नहीं लाना तो फिर हम निश्चित रूप से समझते कि रंग वाले कपड़े अलग हैं और सादे कपड़े अलग हैं। तो जिन कपड़ों में पहले रंग उतर गया था वहां रंग का अभाव है, तो इसलिए रंग के अभाव को प्राप्त किए सफेद वस्त्र में लेके आ गया। ऐसा होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का विचार है। ऐसा न होने से अभाव प्रमाण हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसा कहें तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे यही अन्य लक्षण उपपत्ति। देखिए सूत्र में कहा नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, समाज में ऐसे व्यवहार नहीं चलता है। पास में रखे रंगीन वस्त्रों की तुलना में अभाव प्रमाण सक्रिय हो जाएगा और अभाव प्रमाण जब सक्रिय हो जाएगा तो सफेद वस्त्र पृथक दिखाई पड़ेगा, तो सफेद वस्त्र लेके तुम आ जाओगे। यही कथन था। लेकिन इसमें जो भाष्यकार है, सूत्रकार तो इतना कह के शांत हो गए, भाष्यकार ने हमें जबरदस्त इसमें व्यायाम कराया। देखिए क्या कहते हैं, आनंद भी लीजिए। तात्पर्य यह हुआ कि जिन सफेद वस्त्र रूपी प्रमेय, सफेद वस्त्र को लाना है, आंखों से पंखे को देखना है, आंख प्रमाण है, पंखा प्रमेय है। हमारे लिए निर्देश क्या है कि प्रमेय को ले आओ, सफेद वस्त्र ही प्रमेय है। तो जिन सफेद वस्त्र रूपी प्रमेय की सिद्धि के लिए सिद्धांती अभाव प्रमाण का प्रयोग करना चाहता है, क्या उन वस्त्रों में पहले कभी विविध रंग लगाए गए थे जो अब छूट जाने के बाद आपने को रंगीन गुणधर्म रहित सफेद वस्त्र कहलवाते हैं? अगर नहीं है, जिनकी चर्चा मैंने कर दी है, ये भाष्यकार की बढ़िया विचार है, तो अगर नहीं है तो हम इसको नहीं मानते। इन प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा, यहाँ इन हो गया कि नहीं में दिया जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। सफेद वस्त्र में शुरू से ही रंग बिरंगे गुणधर्म नहीं थे, सफेद वस्त्र में शुरू से ही नहीं थे। उन सभी गुणधर्म का प्रध्वंसा भाव को आपने अभाव माना है, जो गलत है। अभाव प्रकरण में हमने अध्ययन किया था, अनुराधा जी ने भी काव्य श्रृंखला में बिल्कुल स्पष्ट किया था कि अभाव क्या है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंत अभाव। आज एक अलग अभाव पढ़ेंगे, संसर्गाभाव।
तो इसको जोड़ेंगे तो 5 अभाव होगा। यहाँ ग्रंथकार की विशेष देन है संसर्गाभाव। अब देखते हैं क्या है। कहते हैं जो अत्यंताभाव है उसका व्यवहार नहीं होता है, केवल उदाहरण के लिए होता है, अत्यंताभाव को छोड़ दीजिए। जो दूर का अभाव है वो प्रध्वंसाभाव है। प्रध्वंसाभाव का मतलब है वस्तु विद्यमान थी, अब टूट करके नष्ट हो गई धीरे धीरे। आदमी था, आदमी की मृत्यु हो गई धीरे धीरे, या आदमी विद्यमान है तो धीरे धीरे वो मर रहा होता है, तो प्रध्वंसाभाव की ओर जा रहा होता है, और मर जाने के बाद उसका प्रध्वंसाभाव हो गया। अत्यंताभाव का व्यवहार हमारे दैनिक जीवन में नहीं होता है। अत्यंताभाव हम जिसे कहते हैं उसे प्रध्वंसाभाव से हम समझते हैं। तो अब तात्पर्य यह हुआ सफेद वस्त्र में कभी भी, और प्रागभाव घड़ा पहले नहीं था, बाद में फिर घड़ा बनने शुरू हुए। सुबह सुबह कुंभकार बैठा, उस समय घड़ा अस्तित्व में नहीं थे घड़े, लेकिन 10 बजे तक 1 घंटे के बाद फिर घड़े अस्तित्व में आ गए। तो जो अस्तित्व वाले घड़े हैं वो प्रागभाव से युक्त हैं, यानी पहले अभाव थे बाद में अस्तित्व में आए। अन्योन्या भाव एक दूसरे से जो भिन्नता है वो अन्योन्या भाव। अब यहाँ प्रध्वंसाभाव की चर्चा कर रहे हैं हमारे भाष्यकार। सफेद वस्त्र में शुरू से ही रंग बिरंगे गुणधर्म नहीं थे। जब नहीं थे उन सभी गुणधर्मों के प्रध्वंसाभाव को अभाव माना है। ये अभाव अलग होना चाहिए, माना अलग होना चाहिए। आपने अभाव माना है जो गलत है। भैया साहब इसमें स्ट्राइक कर दीजिए ताकि आगे इसको समाधान करेंगे। ठीक है, तो तात्पर्य ये हुआ कि जब नहीं है, इसमें नहीं लगाया गया था तो प्रध्वंसाभाव है। अत्यंताभाव तो यहाँ दिखाई पड़ता है क्योंकि कभी लगाया ही नहीं गया था। जब लगाया ही नहीं गया प्रध्वंसाभाव कैसे होगा? तो तात्पर्य ये हुआ अत्यंताभाव का व्यवहार में नहीं आता है कथन। अत्यंताभाव के यहाँ प्रध्वंसाभाव के रूप में हम मानते हैं। भले ही यहाँ प्रध्वंसाभाव का स्थल न हो, लेकिन यहाँ प्रध्वंसाभाव हम मानेंगे। तो उन सभी गुणधर्म के प्रध्वंसाभाव की प्रध्वंसाभाव को आपने अभाव माना है, और वो अभाव व्यवहार में नहीं आता है। प्रध्वंसाभाव से क्या लाभ होगा? विद्यमान वस्त्र, क्या त्रुटि आज है, विद्यमान वस्त्र का न होना तो अभाव प्रमाण का वाचक हो सकता है, पर प्रध्वंसाभाव नहीं। जो वस्त्र विद्यमान वस्त्र का न होना तो अभाव प्रमाण हो सकता है। वस्त्र का विद्यमान होना, रंगीन वस्त्र का विद्यमान न होना अभाव प्रमाण का वाचक हो सकता है, पर प्रध्वंसाभाव को हम नहीं मानते हैं। इतना कथन है। यानी आप प्रध्वंसाभाव की जगह यहाँ समझने के लिए अत्यंताभाव आप थोड़ी देर के लिए मान ले, क्योंकि कभी अत्यंत अभाव था, कभी लगाया ही नहीं गया था सफेद वस्त्र में रंग। जब सफेद वस्त्र में रंग नहीं लगाया गया था तो निश्चित रूप से उसका अत्यंताभाव था। उस अत्यंताभाव के कारण अब हम क्या करते हैं कि जहां अत्यंताभाव वो व्यवहार में नहीं आता है। अत्यंताभाव यानी प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव का व्यवहार नहीं होता है, प्रध्वंसाभाव का व्यवहार करते हैं उसके अर्थ में। तो इसीलिए प्रध्वंसाभाव को हम नहीं मानते हैं, और जब नहीं मानते हैं तो ये तो दोनों अलग अलग हैं। अत्यंताभाव तो जो कभी था ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं, वो हो गया, और प्रध्वंसा तो था और वो नष्ट हो गया। तो ये तो दोनों बिल्कुल अलग है। तो कौन कह रहा है? आशंका वाला कह रहा है या पूर्व सिद्धांति कह रहा है? यहाँ जो है पूर्व पक्षी का विचार है। पूर्व पक्षी विचार रख रहा है, ये पूर्व पक्षी का शंका है। हाँ, कि आपने जो अभाव प्रमाण माना वो गलत माना। क्यों माना? कि कभी कपड़े में आपने रंग तो लगाया ही नहीं था। जब रंग लगाया ही नहीं था तो रंग का कपड़ों में क्या था ना, अत्यंताभाव था। अत्यंताभाव शब्द को हम व्यवहार में प्रयोग नहीं करते, उसी के वाचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं प्रध्वंसाभाव। तो इसलिए ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ प्रध्वंसाभाव था रंग का, और विद्यमान वस्त्र का न होना, विद्यमान रंगीन वस्त्र का न होना तो अभाव प्रमाण का वाचक हो सकता है। वस्त्र है ही नहीं, रंग है ही नहीं उसमें, हम मानते हैं।
लेकिन उसको अगर आप उस अभाव को प्रध्वंस अभाव से आप सिद्ध करना चाहेंगे, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह प्रध्वंसा भाव से जिसका अभाव है, पूर्णतः कभी लगाया ही नहीं गया था, उस अभाव की सिद्धि अगर आप अभाव प्रमाण मानते हैं और वह अभाव प्रमाण प्रध्वंसा भाव है, हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वह सिद्ध नहीं हो रहा है, प्रध्वंसा भाव सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आपका अभाव निश्चित रूप से जब सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर होगा तो प्रध्वंसा भाव आपको मानना पड़ेगा, और प्रध्वंसा भाव व्यवहार में आता नहीं है। ये पूर्व पक्षी का विचार है, इसको लिखने में मेरे से त्रुटि हुई है, क्योंकि और अधिक स्पष्ट मुझे करना था इसको। तात्पर्य ये हुआ कि आपने जो अभाव की बात कही है वो प्रध्वंसा भाव की बात है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, तो अगर प्रध्वंसा भाव की बात है तो प्रध्वंसा भाव का अवसर ही नहीं है यहाँ। जब अवसर ही नहीं है, प्रध्वंसा भाव व्यवहार में आता नहीं है, तो इसलिए प्रध्वंसा भाव को आप अभाव मत कहो। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, उससे स्पष्ट होगा और अधिक। कितना श्रम किया भाष्यकार ने, देखिए घर में हमारे कभी पिताजी हुआ करते थे, जब कभी ये प्रवास में होते थे तब पिताजी का घर में अभाव मान लिया जाता था। तो उसी तरह कपड़े में पहले रंग नहीं होते थे, रंग का प्रागभाव होता था। एक बार हमने कपड़े को रंग दिया, जब रंग दिया तो निश्चित रूप से कपड़े रंगीन हो गए, फिर सारा रंग निकाल लिए, तो अब कपड़ों में क्या हुआ, लगाया गया जो कपड़ा है वो कपड़ा भी विद्यमान है, रंग केवल उतर गए। तो इसलिए ये अभाव हम मान सकते हैं, कपड़े में रंग का अभाव। जैसे पिताजी प्रवास में होने पर अभी जीवित हैं, तो जीवित होने के कारण पिताजी घर में न होने से पिताजी का अभाव हम मान सकते हैं, ये वाला अभाव हम मान सकते हैं। लेकिन अगर पिताजी मर गए, यहाँ देखते हैं थोड़ी, पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी घर में पिताजी का प्रध्वंसा भाव हो गया, और इस अभाव से हमारा व्यवहार जीवन में क्रियाशीलता नहीं आती है। प्रध्वंसा भाव जो है ही नहीं है, तो परा आगतानम आदि था जो है ही नहीं, वेद कहता है उसके बारे में सोचो मत, आगे बढ़ो। तो अब हमारी समझ में से हमारी अपनी हम अब अपनी समझ से जीते हैं, पिताजी तो है नहीं, जो समझ उनके होते हुए हमने प्राप्त की है उसी से जिएंगे। तो निश्चित रूप से तो वर्तमान के साथ हमारा संबंध होता है, तो प्रध्वंसा भाव को हम मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर तो सफेद कपड़ों में रंगीन स्वरूप शुरू से थे ही नहीं, तो फिर उन रंगों का अभाव सफेद कपड़े में कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रमेय सफेद है। तो प्रमेय को हम अगर लाते हैं तो इनका कहना है, पूर्व पक्षी का, अभाव भी वहां टिका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ तो शुरू से रंगों का प्रध्वंसा भाव था, और प्रध्वंसा भाव व्यवहार में नहीं उतरता है, जैसे अत्यंता भाव व्यवहार में नहीं आता है। तो इसलिए प्रध्वंसा भाव का को लेकर के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इस तरह इन्होंने उदाहरण दिया, कोई खास बात नहीं, असत्य अर्थ है। एक बार सूत्र देखिए, यहाँ तो अर्थ संगत नहीं हो रहा है, रंगीन अर्थ, फिर भी आपने सफेद वस्त्र को अगर ला दिया तो निश्चित रूप से अभाव प्रमाण तो वहां सक्रिय है। तो वह अभाव प्रमाण हमारे मत में इन सफेद वस्त्रों में भी होना चाहिए, और उस सफेद वस्त्र में विद्यमान अभाव प्रमाण से सफेद वस्त्र रूपी प्रमेय का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे रंगीन वस्त्रों में वो ज्ञान है, और उस ज्ञान से सफेद वस्त्र को हम अलग माने, इस प्रमाण को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह इन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने सिद्धांति ने बढ़िया उसका समाधान दिया है, कोई खास नहीं है। यद्यपि लक्षित सफेद वस्त्रों में, क्योंकि सफेद वस्त्र को उसको लाना था, लक्षित यानी प्रमेय थे सफेद वस्त्र, तो लक्षित सफेद वस्त्रों में रंगीन स्वरूप नहीं थे, तो उसके समीपस्थ अन्य वस्त्रों में रंगीन वस्त्र तो विद्यमान थे ही, कभी भी रंगीन स्वरूप का प्रध्वंसा भाव नहीं हुआ था। यानी रंगीन स्वरूप कभी प्रध्वंसा भाव नहीं हुआ था, वहां तो उसका संसर्गा भाव था। क्या समझा? अब इसको समझने के लिए अगले उदाहरण पे जाते हैं। भाष्यकार ने हमारे लिए बड़ा श्रम किया है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, सिद्धांत के विचार समझें।
काला घोड़ा भले ही यहाँ न हो। बजा साहब को कौन सा घोड़ा चाहिए? इनको जाना काला घोड़ा चाहिए। तो काला घोड़ा लेकिन यहाँ है ही नहीं, सफेद घोड़ा पे सब सवार होना चाहते हैं। तो उस पर कृष्ण घोड़े प्रजाति का प्रध्वंसा भाव नहीं मान सकते, यानी काला घोड़ा तो है ही नहीं, लेकिन जब काला घोड़ा है नहीं तो सफेद घोड़े सारे हैं। तो ऐसी स्थिति में काले घोड़े यहाँ नहीं या पूरे भूतल पे नहीं है? बताइए भैया साहब, काले घोड़ा संप्रति जो चर्चा हो रही यहाँ पे नहीं है या संपूर्ण सृष्टि में नहीं है काले घोड़े? यहाँ पर। हाँ, यानी यहाँ पर नहीं है। तो भले ही यहाँ वह घोड़ा न हो पर घोड़े साल में तो अवश्य होगा ही। तो तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर सफेद घोड़े के साथ काले घोड़े का स्मरण संसर्गाभाव को सूचित करता है। एक तरह का और अभाव होता है जिसका नाम संसर्गाभाव। संप्रति संसर्ग का अभाव है। काले घोड़े के साथ संसर्ग यानी संबंध, काले घोड़े के साथ वर्तमान परिस्थिति का संबंध नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए उस घोड़े पे हम अभाव कर सकते हैं, अभाव का आरोप कर सकते हैं। लेकिन काला घोड़ा का प्रध्वंसा भाव हो गया है, संसार में काला घोड़ा है नहीं। वो जो जितने घोड़े थे, जो प्रजाति थी, नष्ट हो गई। इस तरह स्थिति अभी आई नहीं है। तो उसी न्याय से आपने कहा कि सफेद वस्त्र में ही रंगीन वस्त्र के स्वरूप होने चाहिए। तो आप हम पे आरोप लगाते थे कि आप प्रध्वंसा भाव का प्रयोग करते हैं। हम तो आरोप आप पे लगाते हैं, आप प्रध्वंसा भाव का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि रंगीन वस्त्र और भी तो वहां पड़े थे। अगर सफेद वस्त्र में रंग नहीं है तो रंगीन वस्त्रों का प्रध्वंसा भाव हुआ नहीं है। कहीं भी रंगीन वस्त्र विद्यमान होंगे, नहीं होंगे तो आपके मस्तिष्क में रंगीन वस्त्र के स्वरूप विद्यमान होंगे। तो उस विद्यमान स्वरूप से आप सफेद वस्त्र को ले आएंगे और रंगीन वस्त्र का अभाव अपने मस्तिष्क में आप उत्पन्न करेंगे। तो रंगीन वस्त्र का प्रध्वंस अभाव हुआ ही नहीं। इस विषय को किसने नहीं समझा? तो निश्चित रूप से यहाँ जो रंगीन वस्त्र है, सफेद वस्त्र में रंगीन स्वरूप का संसर्गाभाव आपको मानना पड़ेगा। और हम इसी संसर्गाभाव की बात करते हैं और आप प्रध्वंसाभाव का भाव का मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? किनका? संसर्गा भाव। हाँ, संबंध का अभाव। घोड़ा जो है, हाँ, वर्तमान समय में घोड़े का संबंध, संसर्ग यानी संबंध, वर्तमान समय में घोड़े का, काले घोड़े का संबंध हमारे साथ नहीं है। पर काले घोड़े का संबंध न होने से एक अभाव प्रमाण उत्पन्न हुआ। इस अभाव प्रमाण का नाम संसर्ग अभाव। ये संसर्ग अभाव कहता है वर्तमान समय में इसका अभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रध्वंस भाव नहीं है। यानी पूरी तरह कृष्ण घोड़े प्रजाति नष्ट नहीं हुई है और दूसरी जगह है, यहाँ उसका संसर्ग अभाव है, लेकिन सृष्टि में उसका प्रध्वंसा भाव नहीं हुआ है। तो उसी तरह सफेद वस्त्र में केवल रंगीन स्वरूप का संसर्ग अभाव है, लेकिन रंगीन स्वरूप का प्रध्वंसा भाव हुआ नहीं है। तो पास में रंगीन वस्त्र दिखाई पड़ते हैं, तो उसी रंगीन वस्त्र की तुलना करते ही सफेद वस्त्र के साथ सफेद वस्त्र में अभाव दिखाई पड़ता है और हम सफेद वस्त्र को लेके आ जाते हैं। देखिए, एक बौद्धिक व्यायाम है, इसमें कोई विशेष नहीं है, कलाकारी नहीं है, समझने की एक तरीका है। शायद सचदेवा साहब आपने समझा या नहीं, बताइए। इस विषय को और खोलते हैं, आज विषय थोड़ा गंभीर हो गया। आप हैं हमारे साथ सचदेवा साहब? हाँ, शायद उनका माइक ना खुलता हो। विशेष कथन कुछ नहीं, फिर एक बार कथन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आप शायद इसको कठिन समझ रहे हैं। कठिन कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सफेद वस्त्र में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि पहले रंग लगा होना चाहिए, तभी हम मानते कि सफेद वस्त्र में रंग लगा है तो रंग छूट गया है, तो इसलिए उसमें रंगीन का अभाव है, ये होना चाहिए।
पास वाले रामू के मूछ से हम अपने मूछ नहीं है, इस तरह तुलना को पसंद नहीं करते। पूर्व पक्षी का विचार था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा, हमेशा जो दूसरे व्यक्ति है उसकी तुलना से आपके स्वरूप का ज्ञान भी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं रंगीन वस्त्रों से भिन्न वस्त्र आप ले आओ, वो उसी तरह है जैसे किसी ने कहा काले घोड़े ले आओ और काला घोड़ा था ही नहीं। जब काला घोड़ा था नहीं तो काला घोड़ा का अभाव वहां दिखाई पड़ा। तो उस अभाव का मतलब है संसर्ग अभाव। उस समय में काले घोड़े का संबंध हमारे साथ नहीं बन पाया था, लेकिन संसार से काला घोड़ा का अभाव नहीं था। काले घोड़े के प्रध्वंसा भाव नहीं थे। जब नहीं थे तो जो अभाव हुआ, प्रध्वंसा भाव यहाँ नहीं है, वो संसर्ग अभाव है। तो जब कभी एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आप चुनाव करते हैं, तुलना दो वस्तुओं में करते हैं, तो उस समय जैसे बजाज साहब और मेरे बीच में तुलना की जाए तो यहाँ क्या होगी, संसर्ग का अभाव। बजाज साहब को जो समझ है वो समझ मुझे नहीं है, तो निश्चित रूप से मुझ में जो अभावपन दिखाई पड़ेगा वो संसर्ग अभाव। जो जो आपने अध्ययन किया, जो जो कार्य किया, वो कार्य मेरे से नहीं हुआ। तो वे कार्य जब नहीं हुए तो उन कार्य को एक मुझ में अगर अभाव दिखाई पड़े तो उन कार्यों का संसर्ग अभाव यानी संबंध का अभाव ही बना रहेगा, लेकिन प्रध्वंसा भाव नहीं है। मैं वो कार्य को नहीं कर पाऊंगा ऐसा नहीं, और वो कार्य जो आपने किया वो कार्य समाप्त हो गया, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा ऐसा भी नहीं, लेकिन संसर्ग अभाव है। तो चार अभाव हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रागभाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, एक अभाव और यहाँ जोड़ दीजिए संसर्ग अभाव। तो निश्चित रूप से आचार्य जी इसका मतलब कि अभाव भी प्रमाण है। हाँ, अभाव प्रमाण है, लेकिन कमजोर प्रमाण है। कार्य कारण का संबंध इसमें जुड़ा रहता है। हाँ, ये अनुमान के वो ये अंदर आ जाएगा ना। हाँ, यही इसका कहना है। आचार्य जी कमजोर प्रमाण तो नहीं है। अब बच्चे बैठे हैं क्लास में, प्रोफेसर आज नहीं आए तो क्या अभाव है? तो कक्षा भी नहीं हुई। हाँ, अब ये कौन सा अभाव है? अभाव तो है। अब अभाव के नाम देंगे, बोलिए। बच्चे शोर कर रहे हैं। अब यहाँ प्रिंसिपल कह रही है, अनुराधा जी का भी प्रिंसिपल कह रही है इस क्लास में अभाव है। तो कौन सा अभाव है यहाँ? प्रध्वंसा भाव तो हो नहीं सकता, अध्यापक अभी जीवित है। संसर्ग भाव हुआ क्योंकि उस समय वो प्रोफेसर से संबंध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो ये संसर्ग नहीं अभाव। है। तो सामान्य अभाव का नाम है संसर्ग अभाव। ठीक है, ये है। और फिर सभी के साथ प्रागभाव भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि सभी के जो वर्तमान स्वरूप है वो स्वरूप पहले ही थे नहीं। सभी के साथ प्रागभाव जुड़ा होता है, और जो पृथक पृथक निर्वचन करते हैं उसका नाम संसर्गाभाव है। और हम सभी प्रध्वंसा भाव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह ये तीन अभाव, और अन्योन्य भाव तो है ही, सब में अन्योन्य भाव है। ये चार अभाव हमारे साथ किसी न किसी तरह जुड़ते हैं, लेकिन इसका निर्णय करना है। तो प्रध्वंसा भाव की बात पहले पूर्व पक्षी कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके विचार में प्रध्वंसा भाव की गंध आ रही है, मैं तो संसर्गा भाव की बात करता हूं। तो बस स्पष्ट हो गया। जब जब अभाव किसी वस्तु का हो जाए तो आप संसर्गा भाव आसानी से समझ लेना उसको। तो भाष्यकार श्रम नहीं करते तो हम इसको इतना खोल नहीं पाते। भाष्यकार का यहाँ धन्यवाद करते हैं। फिर आप इसको पढ़िएगा। शुरू के चार थे ना? बजाज साहब को भूल गया। हाँ, पहले प्राक अभाव, प्राक, हाँ पहले पढ़ाया था, पहली सीट में है प्राक अभाव। दूसरा है, हाँ दूसरा है प्रध्वंसा भाव। तीसरा है अन्योन्या भाव। हाँ, प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा भाव। तीसरा है अन्योन्या भाव, अभाव व अन्योन्या भाव। और चौथा है अत्यंता भाव, अत्यंता भाव, अत्यंत भाव।
पांचवा है संसर्गाभाव, अभी हमने पढ़ा। तो घड़ा अगर सामने नहीं है तो यहाँ घड़ा का क्या है, संसर्गाभाव है। लेकिन भूतल पर अनेक घड़े हैं और उस जैसे अनेक घड़े बन भी सकते हैं, प्रागभाव से स्वरूप में आ सकते हैं। तो इसलिए घड़े का अभाव हम नहीं मान सकते। जो अभाव दिखाई पड़ता है वो प्रध्वंसा भाव नहीं, संसर्ग। चलिए, ये कुछ समझ में आ गया। 10 नंबर पे चलते। तत्सिद्धे लक्षितेषु अहेतु, तत्सिद्धे लक्षितेषु अहेतु, तत्सिद्धे लक्षितेषु अहेतु। तत्सिद्धे, उसकी सिद्धि हो जाने पर। किसकी सिद्धि हुई? रंगीन वस्त्रों की सिद्धि हो जाने पर। रंगीन वस्त्रों की सिद्धि हो गई, ठीक है। फिर कहते हैं अलक्षितेषु। अब अलक्षित, जिनमें रंगीन स्वरूप नहीं देखे गए, वो सादे वस्त्र है। उन वस्त्रों में अलक्षित क्या था? रंग दिखाई नहीं दे रहे थे, रंग का लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, रंग के लक्षण। तो अलक्षितेषु, सादे वस्त्रों में रंग के न रहने रूपी अभाव प्रमाण को हम मानते नहीं हैं, क्योंकि वो अहेतु है। क्योंकि रंगीन वस्त्रों में रंग की विद्यमानता होने पर उनमें अभाव मानना कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्या समझ में आया? कि तत्सिद्धे, रंगीन वस्त्रों की तो सिद्धि हो गई। सामू काका के पास रंगीन वस्त्र है, इसकी सिद्धि हो गई। रंगीन वस्त्र पहन के सामू काका बैठी, तो तत्सिद्धि। और अलक्षित कौन है? सादे वस्त्र पहन करके रामू काका भी वहां बैठा है। तो अलक्षितेषु, और रंगीन वस्त्रों के कारण अब हमारा रामू काका सिद्ध हो रहा है। सादे वस्त्र के रूप में रामू काका अलग दिखाई पड़ रहा है सामू काका से। इस सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं। क्यों अलग दिखाई पड़ता है? आप कहते हैं क्योंकि अभाव वहां विद्यमान है। अभाव अगर विद्यमान है तो सामू काका जो रंगीन वस्त्र के साथ बैठा हुआ है, वहां भी अभाव की गंध है। और जो रामू काका सफेद वस्त्र के साथ बैठा हुआ है, वहां भी अभाव की गंध है। तो अभाव बीच में आ गया और दोनों ओर वो अभाव गंध बिखर रहा है। अगर अभाव गंध बिखर रहा है तो निश्चित रूप से रंगीन वस्त्रों में रंग की विद्यमानता है, पर वहां अभाव आप मानते हैं। बात को देखिए कितना मजबूती से प्रयोग किया। न्याय दर्शन पढ़ने के लिए थोड़े दिमाग चाहिए। इसमें क्या कहता है कि भैया अभाव प्रमाण कहाँ होना चाहिए? सफेद वस्त्र में होना चाहिए ना, वही अभाव प्रमाण हो, उसी प्रमेय को सिद्ध करे। लेकिन रंगीन वस्त्र की तुलना में अगर आप सफेद वस्त्रों में अभाव देखते हैं तो वो अभाव की गंध रंगीन वस्त्र में तो दिखाई पड़ेगी। किसने नहीं समझा? एक बार फिर कहता हूं, अभाव प्रमाण रंगीन वस्त्र और सफेद वस्त्र के बीच में विद्यमान है। निश्चित रूप से अभाव प्रमाण सफेद वस्त्र में अधिक प्रभावी है, क्योंकि सफेद वस्त्र को लेके जाना है, सफेद वस्त्र प्रमेय है। लेकिन उस अभाव की गंध कहां से आई? रंगीन वस्त्रों से आई। तो निश्चित रूप से रंगीन वस्त्र की सफेद वस्त्र के साथ तुलना होने पर जो अभाव प्रमाण हुआ, वह तो रंगीन वस्त्र को दूषित करेगा ही करेगा। तो निश्चित रूप से रंगीन वस्त्रों में रंग की विद्यमानता है, पर आप कहते हैं वहां अभाव भी है और वो रंगीन वस्त्र अभाव के गंध से युक्त है। हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। हम रंग का अभाव बता रहे हैं, सफेद में अभाव, रंगीन वस्त्रों में रंग का अभाव कहाँ है फिर? हाँ, इसमें क्या है कि स्वयं जो सूत्रकार होते हैं वो कई तरह के विकल्प अपने आप उठाते हैं। यहाँ तो कोई है नहीं, कोई युक्ति का कोई पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसी युक्ति बन नहीं सकती अगर इस तरह कोई बात रखें। क्योंकि अभाव प्रमाण कहाँ से उत्पन्न हुआ? रंगीन वस्त्र के कारण से उत्पन्न हुआ। अगर रंगीन वस्त्र के कारण से उत्पन्न हुआ वो अभाव प्रमाण रंगीन और सफेद वस्त्र दोनों के बीच में है, बीच में है। तो बीच में है तो उधर जैसे थोड़ी गंध जाएगी, इधर भी तो थोड़ी गंध आएगी। अगर इधर गंध आएगी तो रंगीन वस्त्र में रंग की विद्यमानता है, फिर भी आप इधर गंध आ रही है, आप ये मानने के लिए तैयार है।
तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रमाण को, आपके इस कथन को नहीं मानते। केवल ये तो इतना है। रंगीन में, रंगीन में वो कैसे दिखा रहा है कि इसमें भी थोड़ी गंध आएगी या इसमें भी, उसमें तो अभाव है ही नहीं। एक चाहे आरोप है। थोड़ा हाँ, सा भी रंग हो, छींट भी लगी हो, कुछ भी थोड़ा सा भी लगा हो, तो भी उसमें तो वो नहीं है ना, उस रंगों का अभाव तो नहीं है ना। तो उसमें अभाव अभाव को, कैसे आ जाएगा? रंगीन वस्त्र में अभाव कैसे आ जाएगा? अभाव का जनक कौन है? ये रंगीन वस्त्र है। रंगीन वस्त्र ही अभाव को उत्पन्न करते हैं। जब तो अभाव को उत्पन्न करते हैं तो जिसको रंगीन, उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसी में ही अभाव हो गया। हाँ ये तो हम समझते हैं, लेकिन इस तरह अगर कोई विचार रखे कि अभाव प्रमाण दोनों के बीच में उत्पन्न हो रहा है और वो इसको भी दूषित कर रहा है, रंगीन वस्त्रों को और सफेद वस्त्रों को भी दूषित कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे जो प्रमाण आप देना चाहेंगे वो अहेतु है। एक बार सूत्र देखिए 10 नंबर पे, तत्सिद्धे यानी रंग बिरंगे वस्त्रों के सिद्ध हो जाने पर, अलक्षितेषु जो अलक्षित वस्त्र है जिनमें रंग नहीं है, तो अलक्षितेषु उन वस्त्रों में, सादे वस्त्रों में रंग के न होने का, यानी सादे वस्त्र में रंग के न होने का जो ज्ञान है उसके पीछे तत्सिद्ध है, रंगीन वस्त्रों के रंग होना सिद्ध हो जाने पर ये ज्ञान संभव है। तो ऐसी स्थिति में अहेतु हम मानने के लिए अभाव को तैयार नहीं है। अभाव यहाँ कोई हेतु के साथ युक्त नहीं हुआ है। अभाव प्रमाण भले ही उत्पन्न हुआ हो, दोनों को दूषित करने वाला हम मानेंगे। अब आगे पढ़ते हैं भाष्यकार के कुछ विचार, फिर आगे स्पष्ट होगा। तात्पर्य यह हुआ, रंगीन वस्त्र और सफेद वस्त्र की तुलना जिस जगह पर हो रही है वहां रंग का अभाव रूपी प्रमाण का होना युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि यह अभाव सफेद कपड़ों को दूषित करता हुआ रंगीन कपड़े को भी दूषित करता है। जिस बात को मैंने कह दी, रंगीन कपड़ों में विविध रंग के होने पर भी उसमें अभाव प्रमाण की गंध माननी युक्ति युक्त नहीं है। तो इसलिए आपके इस सिद्धांत को हम नहीं मानते। ये निरर्थक युक्ति जैसी लगती है, लेकिन ऐसी उटपटांगी युक्ति अगर कोई रखे, न्याय दर्शन में इस तरह चर्चा के दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य निरर्थक युक्ति न रखें, क्योंकि आपने को सुधारना है, सार्थक शब्द का प्रयोग करें। और दूसरा उद्देश्य है, इस तरह निरर्थक युक्ति कोई रखता है तो उस स्थान का त्याग करें, उस व्यक्ति का त्याग करें, उस बहस का त्याग करें और उस व्यक्ति को संकेत करें। इस तरह दूसरों के समय भी खराब न करें और सत्यासत्य का आचरण करें। तो इस तरह अगर कोई विचार रखे, ये विचार कोई महत्वपूर्ण नहीं है, अगर रखता है तो सिद्धांत क्या कहता है? आपका कथन गलत है। अब सूत्र 11 पे इसका समाधान है। कोई विशेष तो था ही नहीं प्रश्न, तो कहते हैं न का मतलब है 11 नंबर सूत्र पे देखिए, न में कोमा लगाती है। न ऐसा आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? लक्षण अवस्थित अपेक्षा सिद्ध है, लक्षण अवस्थित अपेक्षा सिद्ध है। पहले अवस्थित लेते हैं, अवस्थित अपेक्षा सिद्ध है। अवस्थित यानी विद्यमान जो लक्षण है, अवस्थित जो लक्षण है। हमने क्या लक्षण किया था? जिसको भेजा था सेवक को क्या बोल के भेजा था? क्या लक्षण किया था? कि लक्षण था हमारा, रंगीन वस्त्र मत लाओ बेटा, रंगीन वस्त्र मत लाओ, यह लक्षण हमने किया था। तो अवस्थित यानी विद्यमान लक्षण है हमारा, रंगीन वस्त्र मत लाओ। और अपेक्षा सिद्ध है, इसकी अपेक्षा यानी तुलना से अन्यत्र सफेद वस्त्रों में अभाव की सिद्धि होती है। यानी हमने जो लक्षण किया था उस लक्षण की तुलना से रंगीन वस्त्र मत लाओ, लाओ हो गया है। आज तो ये नया टाइपराइटर आया है, उसने इसको टाइप किया है। चलिए, अब रंगीन वस्त्र मत लाओ, इस तरह हमने जो लक्षण किया था, तुलना से अन्यत्र सफेद वस्त्रों में अभाव की सिद्धि हो जाने से, लक्षण जो हमने किया था अवस्थित वो लक्षण था और उसकी अपेक्षा इसकी तुलना से अन्यत्र सफेद वस्त्रों में अभाव की सिद्धि हुई। लेकिन
जिनमें रंगीनपन था, रंग स्वभाव था, उसमें अभाव नहीं है। बस केवल इतना कथन है जो आप प्रश्न बार बार उठा रहे हैं, भैया जो अभाव प्रमाण है वह अभाव प्रमाण सफेद को तो सिद्ध करेगा, जो कुछ अभाव प्रमाण उत्पन्न करेगा वो सफेद की ओर जाएगा ना, रंगीन वस्त्र की ओर क्यों जाएगा। तो बस वही कथन है, क्योंकि विद्यमान जो लक्षण आपने किया था रंगीन वस्त्र मत लाओ, तो उसकी जब तुलना हुई किसमें, दूसरे वस्त्रों के साथ, तो अन्य सफेद वस्त्रों में अभाव की सिद्धि हुई। तो निश्चित रूप से यही होना चाहिए इसका लक्षण, लेकिन आपने जो युक्ति रखी है वो निरर्थक युक्ति है। ऐसा नहीं कि अभाव प्रमाण बीच में विद्यमान रहा, इसको भी दूषित किया उसको भी दूषित किया, ऐसा कथन आप न किया करें। इस कथन का कोई महत्व नहीं है। इसका आशय यह हुआ, रंगीन और सफेद वस्त्रों में अभाव प्रमाण का प्रवेश नहीं हुआ है। दोनों ओर अभाव प्रमाण कैसे जाएगा? रंगीन वस्त्रों के साथ तुलना करने पर केवल सफेद वस्त्र में अभाव प्रमाण दिखाई पड़ता है। इसकी सिद्धि अन्योन्याभाव से भी हो सकती है। एक दूसरा अभाव आपके सामने आया, अन्योन्याभाव, संसर्गाभाव की अभी चर्चा हुई थी, तो अन्योन्याभाव को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ रंगीन रख लीजिए, यहाँ सफेद रख लीजिए, तो बस रंगीन वस्त्र में जो गुण है सफेद में नहीं है, सफेद वस्त्र में जो गुण है रंगीन में नहीं है। अन्योन्या यानी एक दूसरे से भिन्न है। तो इस न्याय से भी इसको आप समझ सकते हैं। वहां संसर्गाभाव से भी समझ लो, नहीं तो अन्योन्याभाव से भी इसको समझ लो। एक दूसरे के गुणधर्म अलग अलग है। और वहां प्रध्वंसाभाव आप कह रहे थे वो नहीं होगा, और यहाँ कह रहे हैं कि अभाव जो है दोनों ओर को दूषित कर रहा है, तो ये कथन भी गलत नहीं हो, ये कथन भी गलत होगा। तो इस तरह युक्तियां काम नहीं करने वाली है। इस तरह इन्होंने विचार रखा। 12 नंबर सूत्र पे चलते हैं। तो अभी इसमें दो प्रमाण हमारे सामने आए, संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। एक और अभाव की बात करेंगे। 12 नंबर सूत्र पढ़ते हैं। प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तिश्च, प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तिश्च, प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तिश्च। प्राक उत्पत्ति है, उत्पत्ति है प्राक, यानी सादे वस्त्रों में रंगों का प्राक अभाव सिद्ध होने से उत्पत्ति है प्राक। क्या है? अभावोपपत्तिश्च, क्योंकि सादे वस्त्रों में उत्पत्ति, सादे वस्त्रों में प्राक अभाव है। किसका प्राग अभाव है? रंगों का प्राग अभाव है। अभी रंग इसमें नहीं चढ़े हैं, तो इसलिए सादे वस्त्र में रंग न चढ़ने के कारण रंग का प्राग भाव सादे वस्त्र में है। जैसे हमारे पास जो अभी अस्तित्व है, स्वरूप है, ये अस्तित्व तो पहले था ही नहीं, तो इसीलिए हम प्राग भाव से युक्त हैं। तो हर वस्तु प्राग भाव से युक्त होता है, और सारी संभावनाएं होती है कि उस प्राग भाव जो है उसकी पूर्ति हो जाए आगे चल करके। अभी जैसे हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, अध्यात्म की ओर प्रवेश नहीं है, हम उस ज्ञान के लिए प्राग भाव से युक्त हैं, लेकिन धीरे धीरे उस ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, वो समझ हो जाएगी, तो प्राग भाव हमारा जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको समझना, नहीं फिर भी कुछ प्राग भाव, कुछ वस्तुओं में हमारा प्राग भाव निश्चित रूप से विद्यमान रहेगा। तो इसीलिए सादे वस्त्रों में सब रंगीन से सादे वस्त्र को अगर पृथक करना है तो प्राग भाव से भी पृथक हो सकता है, क्योंकि जो रंग उसमें है नहीं, और पहले जो स्वरूप है वो स्वरूप पहले उसमें थे नहीं, अभी एक नए स्वरूप उसमें उभरे हैं, तो बस उसी को आपको मानना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहते हैं प्रागुत्पत्ति, उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति से पहले जो प्राग भाव की स्थिति होती है उसी अभाव से इसकी सिद्धि हो जाएगी। किसकी सिद्धि हो जाएगी? सफेद वस्त्रों की सिद्धि हो जाएगी। तो इस उदाहरण में रंगीन वस्त्र मत लाओ में अभाव प्रमाण दिखाई पड़ता है, यानी अभावोपपत्ति, अभाव किसमें दिखाई पड़ता है? रंगीन वस्त्र मत लाओ इस वाक्य में अभाव प्रमाण दिखाई पड़ता है। और कौन सा अभाव प्रमाण? प्राग अभाव प्रमाण दिखाई पड़ता है। फिर एक बार सूत्र को देखिए, उत्पत्ति है प्राग, यानी प्राग भाव
और वही अभाव उपपत्तिश्च, उसी उपपत्ति यानी प्राप्ति, उसी अभाव की प्राप्ति होती है सफेद वस्त्रों में। रंगीन वस्त्र मत लाओ इस वाक्य में, या सफेद वस्त्र में इसी उसी अभाव की प्राप्ति होती है जो प्राग अभाव कहलाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ एक वस्तु से दूसरे वस्तु को पृथक करने के लिए 3 सूत्र बताए, 3 तरह के अभाव बताए। संसर्ग अभाव से भी सिद्धि हो जाएगी, अन्योन्य भाव से सिद्धि हो जाएगी, प्राग भाव से सिद्धि हो जाएगी। तो संसर्ग भाव जो है बड़ा आसान है, ये सब में लागू होता है। अन्योन्य भाव के लिए थोड़ी आपको बौद्धिक व्यायाम भी करना पड़ेगा, तो ये भी काफी कारगर है। प्राग भाव बलात् खींच करके इसमें आरोप लगाया जाता है, फिर भी ये चलता है। तो आदि से और भी कुछ अभाव हो सकते हैं, जैसे जैसे अध्ययन आप करेंगे। हमारे ग्रंथ का तो 5 अभाव अभी तक हमें दिए हैं, तो और भी अनेक अभाव की आप कल्पना कर सकते हैं। तो फिर भी ये अभाव सब कारण बनेंगे, और कार्य क्या बनेगा? प्रमेय की सिद्धि। तो कार्य कारण पूर्वक अपने प्रमेय रूपी कार्य की सिद्धि करता है। अतः इसका अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में किया जाता है। यानी अनुमान प्रमाण में कार्य कारण का संबंध होता है, तो संसर्ग रूपी कारण के होने से अभाव रूपी कार्य सक्रिय हो जाएगा। अभाव रूपी प्रमाण के होने पर संसर्गाभाव आपको दिखाई पड़ेगा। अभाव प्रमाण है तो संसर्गाभाव कार्य होगा, तो निश्चित रूप से अभाव यहाँ आपको आपके प्रमेय की ओर ले जाने वाला होगा। तो इस तरह कार्य कारण का संबंध होने से इसका अंतर्भाव हम अनुमान प्रमाण से कर लेते हैं। तो बस कोई विशेष नहीं था आज का अध्ययन, लेकिन संसर्गाभाव एक नया विषय था, उसका अध्ययन हमने किया कि अगर यहाँ घड़ा नहीं है तो घड़ा का अभाव है, यह अभाव संसर्गाभाव है, यानी संसार में अभी विद्यमान है घड़ा, घड़ा का अत्यंत अभाव हुआ नहीं। यही कुछ विशेष है, बाकी तो सब हम जानते थे। एक बार ये रिपीट कर दीजिए, क्या कार्य कारण और प्रमाण कौन से क्या है, एक बार थोड़ा सा। हाँ, अब 3 हमारे सामने अभाव आए, और अभाव क्या आया पहले? कार्य कारण रूप में बता दीजिए एक बार। हाँ, वही करता हूँ कि 3 जो अभाव आज की चर्चा में 3 तरह के अभाव आए। वो पहले आया संसर्गाभाव, दूसरा आया अन्योन्याभाव, और तीसरा आया हमारा प्राग भाव। तो अभाव जो है प्रमाण है, अभाव प्रमाण है। जो प्रमाण होता है वो कारण होता है, उससे प्रमेय की सिद्धि होती है। वो कार्य हो गया। हाँ, और उससे जिस वस्तु की सिद्धि होगी, प्राग भाव से जिस वस्तु की सिद्धि होगी, संसर्गाभाव से जिस वस्तु की सिद्धि होगी, अन्योन्य भाव से जिस वस्तु की सिद्धि होगी, वो कार्य है। तो इस तरह कार्य कारण संबंध इससे न छूटने के कारण हम इसको अनुमान प्रमाण में अंतर्भाव कर लेते हैं। कारण होने से अनुमान प्रमाण के अंदर आएगा ये। हाँ, तो आगे चल करके उन्होंने जो आपका था 4 प्रमाण माना था ना, तो इसमें संभव और ऐतिह्य, इस पे उन्होंने हाँ संभव ऐतिह्य पे कोई बड़ी चर्चा नहीं की है। इन्हीं दोनों चर्चाओं के साथ ये प्रकरण ही समाप्त होता है, जो 4 नए प्रमाण उठाए थे। जैसे जैसी मनस्थितियां रही है, अब अगले से शब्द प्रमाण पे चर्चा होगी। अगली कक्षा महत्वपूर्ण कक्षाओं में आएंगी, क्योंकि अनेक कक्षाएं इसमें शब्द प्रमाण पे होंगी। 4-5 मत रखेंगे शब्द प्रमाण पर। कई बार आप कहते हैं शब्द प्रमाण आप किसे कहते हैं? वर्ण को शब्द प्रमाण मानते हैं, या पद को शब्द मानते हैं, या ध्वनि को शब्द मानते हैं? तो उससे थोड़ा विषय क्लियर होगा। तो आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। तो प्रमाण जो है चतुष्ट है, और जो बाकी जो 4 प्रमाण है उनका अंतर्भाव इन चारों में कर दिए जाएंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। आज का सत्र यही पूर्ण है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी, धन्यवाद जी। नमस्ते सभी को नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। कुछ विचार रखना हो, कुछ सुझाव या कोई